नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा में कांग्रेस के हालातों में सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। आलाकमान के निर्देश और हरियाणा संगठन सृजन के बाद भी कांग्रेस के हालात नहीं सुधर रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सर्कुलर का प्रादेशिक नेता कोई पालन नहीं कर रहे हैं। कहने को तो कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है, पर हिसार में कांग्रेस के इस अभियान में कांग्रेस नेताओं में खुलकर गुटबाजी देखी गई। कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन भी है, क्योंकि आज कांग्रेस की कद्दावर नेता रही इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। क्या इंदिरा गांधी के जन्मदिन से तमाम कांग्रेसी एकजुट नजर आएंगे? क्या राहुल गांधी की निगरानी में बने जिला अध्यक्ष पुराने ढर्रे को छोड़ पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। तो हरियाणा कांग्रेस का क्या होगा? जिस जोश के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, क्या वो मजबूती से आगे बढ़ पाएगी? क्या संगठित हो पाएगी? क्या हाथ मिले दिल मिल पाएंगे? क्या जो एकजुटता की बात कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है, क्या वास्तव में वो है, हकीकत में वो है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। हरियाणा में देसी कहावत है 12 साल बाद तो कुरड़ी के भाग भी जागते हैं, पर लगता है हरियाणा कांग्रेस इस कहावत को भी पीछे छोड़ रही है। दरअसल 2013 में एक के बाद एक घोटालों और सत्ता विरोधी आंधी में 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उड़ गई थी। बाद में जांच में कई घोटाले तो फाइल हो गए, यानी असलियत कम शोर ज्यादा था। अब 11 साल से सत्ता संघर्ष में उलझी कांग्रेस अपनी कमियों, कमजोरियों और गुटबाजी के कारण हंसी का पात्र बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं के अहम और संघर्ष का जज्बा कमजोर होने से नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल अब भी गिरा हुआ है। हालांकि राज्यों में नए सिरे से और जुनून के साथ संगठन सृजन का काम शुरू हो चुका है। बाकी का तो पता नहीं, पर देश की राजधानी दिल्ली से सटे अहम प्रदेश हरियाणा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तो मानो कसम खाई हुई है, हम सुधरेंगे नहीं। पार्टी में मतभेद तो स्वाभाविक है, किसी पार्टी में भी होते हैं। मनभेद नहीं होने चाहिए। किसी प्रजातांत्रिक दल में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। सबको अपनी ईमानदारी से उस लक्ष्य की तरफ प्रयास करने चाहिए। ये मैं समझता हूँ, इस मूल मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिसार में मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने ही मंच संचालन को लेकर शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्ष एक दूसरे से माइक छीनने लगे। प्रदेश अध्यक्ष के प्रचार सामग्री के प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। 24 घंटे बाद ही बुधवार को पानीपत में इंदिरा जैसी बड़ी और प्रधानमंत्री रही नेता की जयंती पर कांग्रेस भवन में गुटबाजी की छाया पड़ी दिखी। पानीपत में ग्रामीण जिला अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा की पसंद तो शहरी अध्यक्ष हुड्डा के साथ साथ सुरजेवाला समर्थक बना है। इसलिए इंदिरा जी के जयंती कार्यक्रम में शैलजा समर्थक नेता नजर ही नहीं आए। और तो और अभी शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष में भी आपसी ताल और लय की कमी दिख रही है। ये तब है जब विधानसभा चुनाव में जैसा माना जा रहा है कि जीत कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। चलिए आगे देखिए क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो कांग्रेस का आगे क्या होगा? संगठन किस तरह से मजबूत होगा? कैसे एकजुटता आएगी? कैसे मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस प्रदेश में खुद को स्थापित कर पाएगी? ये तमाम सवाल अब गहराने लगे हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, मौजूदा स्थिति को देखकर अब क्या लगता है कि एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? क्योंकि चोट खाई है, कई मरतबा चोट खाई है। लोकसभा में हमने देखा थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला, प्रॉफिट मिला, लेकिन उसके बाद विधानसभा और फिर जो हमने तमाम चुनाव देखे, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर और भी चुनाव हमने देखे, वो स्थिति गंभीर होती चली गई, चुनौतीपूर्ण होती चली गई। अब कांग्रेस का क्या चल रहा है? सौरभ, मैं एक सेंटेंस में रिकॉल करूं तो मई 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जब मोदी जी की बीजेपी की हवा आंधी चल रही थी। तो 3 महीने पहले फूलचंद मुलाना को बदलकर अशोक तंवर को प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। तब से आप देखिए
2014 के फरवरी मार्च में 3 महीने पहले, और अब 2025 चल रहा है। मेरे को लगता है 11 साल में भी, कहते हैं आदमी ठोकर खाकर सीखता है, कोई संगठन हो, कोई सियासी पार्टी हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, लेकिन 11 साल मेरे को लगता है कांग्रेस को जो सबक लेने में 11 साल भी कम पड़ गया। 11 साल तो हो गया, 12वां साल शुरू है। तो लगातार देखिए ये संगठन जो है काम कर रहा है। जब राहुल गांधी चंडीगढ़ आए थे, जोश भरा था, उठ खड़े हो, दौड़ो, लड़ो, 24 घंटे काम करो, दफ्तर खोलो, पीए रखो, हर आने जाने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड रखो, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था, क्या क्या किया गया था। वही जिलाध्यक्ष है जो हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद पहली दफा ऐसा हुआ। हाईकमान के दखल पर प्रदेश पर भारी आए। प्रदेश के महासचिव राहुल गांधी की गाइडलाइंस थी कि किस तरीके के जिलाध्यक्ष बनेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब नतीजा सबके सामने है। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि थी, जयंती थी आज। जी जी 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था, और इंदिरा गांधी का रुतबा, प्रभाव और लोकप्रियता उतनी थी आज जैसे मोदी जी की है। लेकिन आज देखिए जयंती पर भी कांग्रेस इकट्ठी नहीं हो पाई। पानीपत की बात करूं तो यहां गुटबाजी की छाया थी, शैलजा समर्थक तो कोई पहुंचा ही नहीं जी। और जो 2 जिलाध्यक्ष बने, क्योंकि 4 दिन पहले, 3 महीने के इंतजार के बाद 4 दिन पहले सरदार बलजीत सिंह शहरी के जिलाध्यक्ष बने हैं। लेकिन दोनों ने अलग अलग इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, याद किया, देश के लिए उन्होंने क्या किया। मतलब आप देखिए एकजुट नहीं हो सके। और शैलजा वाले तो थे ही नहीं, प्रेम सचदेवा थे या धर्मपाल गुप्ता, जो शैलजा समर्थकों में अगली पंक्ति के नेता है, वो तो थे ही नहीं, दोनों कार्यक्रम में नहीं थे। तो पार्टी में ये क्या हो रहा है? मेरे को लगता है सबक सीखने में 11 साल भी कांग्रेस को कम पड़ गए और जग हसाई हो रही है। हरियाणा में जीत हाथ से फिसल गई। तमाम दावों के बाद पोस्टर लगे थे पानीपत में, तो आ रही है कांग्रेस और आ गई बीजेपी। अब बिहार एक मौका था कांग्रेस के पास, महागठबंधन के पास, वहां भी पूरी तरह से धराशायी होगी और कांग्रेस की अब जग हसाई हो रही है। ऐसे देखिए पार्टी ऐसे कैसे चलेगी? ये वो पार्टी है जिसने 60-70 साल देश पर राज किया है। और मैं अक्सर मजाक में कहता हूं, मजाक चलता है तो मैं कहता हूं कि जब तक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी साहब नहीं है तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेहद अहम बात आपने कही है। महेश, अब आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? लड़खड़ाती कांग्रेस क्या अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी हो पाएगी? क्या जो उम्मीद के चिराग लेकर जो तमाम नेता चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, वो एकजुट हो पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है मजबूत विपक्ष का होना, और इसी उम्मीद के साथ एक 11-12 सालों के इंतजार के बाद संगठन सृजन का जिक्र कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी की तरफ से किया गया था। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि एक मजबूत जिलाध्यक्ष हर एक जिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, जो सीधे आला कमान को रिपोर्ट करेगा। लेकिन आज जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हुई हैं, जितने भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो आपस में ही टकराने का काम कर रहे हैं। जिक्र हिसार का चल रहा है, तो हिसार के लिए भी बता दूं कि शहरी जिलाध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो बजरंग दास गर्ग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास माने जाते हैं। और ग्रामीण जो जिलाध्यक्ष बनाए गए ब्रजलाल बैबलपुरिया, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के खेमे से आते हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला को ही अपना नेता मानते हैं। बीते दिन के कार्यक्रम का जिक्र न्यूज के रिपोर्ट में किया जा रहा है, तो उसका भी जिक्र मैं भी कर लूं। यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया था वो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का आगाज सड़कों पर करना था। अगुवाई राव नरेंद्र को करनी थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करनी थी। अब ग्रामीण और शहरी जिलाध्यक्ष दोनों मंच पर मौजूद थे। शहरी जिलाध्यक्ष वर्चस्व चाहते थे और चाहते थे कि पूरा का पूरा कार्यक्रम उनके हाथों में रहे, जबकि ग्रामीण जिलाध्यक्ष ब्रजलाल बैबलपुरिया दो टूक ये इनकार कर चुके थे। मंच पर ही सबके सामने ये घटनाक्रम हुआ कि वो माइक नहीं देंगे, उन्हें ऊपर से इजाजत इसकी दी गई है। अब ऊपर से इजाजत देने वाला कौन हो सकता है? राहुल गांधी तो नहीं हो सकते, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी भी नहीं हो सकती, तो ऊपर से इजाजत किसने दी? अगर कोई इजाजत दे सकता था, जिसे ब्रजलाल बैबलपुरिया ऊपर कह रहे हैं, तो वो राव नरेंद्र हो सकते थे। लेकिन राव नरेंद्र तो खुद ही मंच पर मौजूद थे और उन्हीं के सामने कहा गया कि ऊपर से इजाजत ली गई है। तो ऊपर से इजाजत किसकी थी? मुझे लगता है कि ये इजाजत या तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की हो सकती है, और उससे भी थोड़ा आगे बढ़कर इतर सोचने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ये
कुमारी शैलजा की इजाजत हो सकती है। तो ऐसे में एक वर्चस्व की जो लड़ाई है वो मंच पर देखने को मिली। और जमीन पर अगर ताजा सूरत हाल में जिक्र किया जाए तो एक दूसरे के आमने सामने की स्थिति है। बजरंग दास गर्ग भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री के साथ जितना नजदीकियां दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष के साथ उतना ही दुश्मनी भरा व्यवहार करते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि अपनों पे सितम और गैरों पे करम ये कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में यह माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद आप कर सकते हैं। और शैलजा समर्थकों को इक्का दुक्का कोई आया भी और आए तो किनारे किनारे घूमते रहे, ना तो बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ फोटो खिंचवाने की कोशिश की और ना ही उस कतार में शामिल हुए जिसमें राव नरेंद्र, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा समर्थक एक कतार में सड़क पर जिला मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो अब तस्वीरों से भी बाहर रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी तस्वीर नहीं खींचे। जब तस्वीर खिंचवाने में ऐतराज है, जब वीडियो में शामिल होने में ऐतराज है, तो ये मानकर चलिए कि एक साथ एकजुट कैसे होंगे। और यही सवाल मैंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी किया कि इसी खामी की वजह से तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता गवा दी। जो संभावनाएं कांग्रेस पार्टी देख रही थी वो संभावनाएं तमाम खारिज हुई, खत्म हुई। तो जवाब कितना नपातुला यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से दिया गया वो भी आपने रिपोर्ट में देखा कि मतभेद हो सकते हैं बड़ी पार्टियां, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। यहाँ तो मतभेद भी है और मनभेद भी है, जो पहले थे वो आज भी हैं। तो ऐसे में कोई खास परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक सृजन से कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया। जो फायदा कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी संगठन सृजन से हासिल करना चाहते थे, पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व था संगठन पर और आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व है। संगठन शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो लोग पहले जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संगठन की कमान संभाले हुए थे, वही लोग आज कांग्रेस पार्टी के संगठन की कमान संभाले हुए हैं। यानी वर्चस्व कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था और वर्चस्व आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। बैलेंसिंग ऑफ पावर कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पा रही। और जो उसकी जमीनी स्तर पर भी जो हरकतें हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं की, वो उससे बयां भी हो रही हैं। वीरेन जी, बात की जाए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, बदल दिया गया, नया चेहरा ला दिया गया, राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई, सर्कुलर जारी करते हैं, प्रदेश के नेता नहीं मानते उनके सर्कुलर को। उदयभान और राव नरेंद्र सिंह में क्या कुछ अंतर नजर आता है? कोई खास अंतर नजर नहीं आता? देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र तो स्वयं ही विवादों में फंसे हुए आरोपों का सामना कर रहे हैं जी। और संगठन में देखिए वो भी संगठन के प्रति समर्पित नहीं रहे। वो भी पार्टियां बदल चुके हैं, निष्ठाएं बदल चुके हैं और अब उनका अपना तो कोई जनाधार है ही नहीं जी। वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं और वो उन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया है। अब देखिए, जो जिला अध्यक्ष बने हैं वो राहुल गांधी ने बनाए, प्रदेश अध्यक्ष ने तो बना ही नहीं। 12 अगस्त को 32 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई। एक जिला अध्यक्ष रह गया था पानीपत शहरी का, वो 3 महीने के बाद फिर घोषित कर दिया गया, जिसका नाम पहले से ही चल रहा था। तो मतलब ये है कि जो जिला अध्यक्ष बने हैं वो उसमें प्रदेश अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे में वो जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति ना होकर व्यक्ति विशेष के प्रति है। कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक है, कोई कुमारी शैलजा का है, कोई रणदीप सुरजेवाला का है। तो जो छाप संगठन के प्रति होनी चाहिए, जो निष्ठा संगठन के प्रति होनी चाहिए, तो वो तो दिखाई देती नहीं है। और गुटबाजी ज्यों की त्यों है। जो बड़े नेता हैं, जो 3 बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, उनके अलग अलग गुट हैं। वो गुटबाजी तो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जो भी नेता जाता है वो अपने नेता के यहाँ ही जाता है, जो कार्यकर्ता जाएगा वो अपने नेता के यहाँ जाता है। तो दूसरे जो नेता आते हैं वो अपने समर्थकों के पास ही आते हैं, अपने समर्थकों से ही संपर्क करते हैं। तो गुटबाजी तो यथावत है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और राव नरेंद्र भी अभी तक जो है गुटबाजी से उबर नहीं पाए। उन पर एक, अब चाहे हिसार में गए, वहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा का था, कुमारी शैलजा जो है वहां से सांसद हैं, तो सिरसा से सांसद हैं। लेकिन एक बात है, उस इलाके के अंदर, हिसार और सिरसा के अंदर जो है कुमारी शैलजा का जो होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है। इस तरह रणदीप सुरजेवाला को भी ये लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। तो इस तरह से कि जो कांग्रेस में एक रूपता होनी चाहिए, संगठन की कल्पना होनी चाहिए, वो कल्पना बन नहीं पा रही, संगठन का स्वरूप नहीं बन पा रहा। जो निष्ठा वो व्यक्ति विशेष के प्रति है, तो मतलब कांग्रेस तो दिखाई देती नहीं है। अब मान लीजिए पार्टी के महासचिव प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, वो दिल्ली और चंडीगढ़ तक ही सीमित है। वो कभी जिला स्तर पर आकर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं ली,
कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं। संगठन सृजन अभियान के बाद क्या फीडबैक है, कार्यकर्ता कैसा अनुभव करते हैं, जिला अध्यक्ष की क्या गतिविधियां हैं, क्या जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पा रहा है, क्या उसका कार्यकर्ताओं से संपर्क है, तो ये तो कोई फीडबैक लिया नहीं जा रहा, अध्यक्ष बनाकर छोड़ दिए गए जी। अब अध्यक्षों की जो कार्य रिपोर्ट है वो भी तो ली जानी चाहिए। अध्यक्ष जनता से कितने बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर किन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या उनका संपर्क है, कार्यकर्ताओं के सुख दुख में कितना शरीक हो रहे हैं, ये कोई ना देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। तो संगठन बना देने से ही सब कुछ पूरा नहीं हो जाता। अब संगठन बनाने के साथ साथ आगे आपको ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्तियां करनी है और अन्य कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, कांग्रेस विचारधारा से नए लोगों को जोड़ना है, उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है। तो राव नरेंद्र जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे अभी तक तो वो पहले तो अपना बचाव कर रहे हैं, फिर संगठन में नई स्फूर्ति नई धार वो दे नहीं पा रहे। तो उसका कारण है कि उनकी उतनी पहचान भी नहीं है और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही निर्भर है। अब देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां जाते हैं उनको व्यापक मान्यता मिलती है, उनकी लोकप्रियता है, युवा वर्ग उनके प्रति उत्साह दिखाता है, लेकिन राव नरेंद्र के प्रति ऐसा कोई विशेष आकर्षण युवा वर्ग में या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो दिखाई देता नहीं है। उनके पीछे जो असली ताकत है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में जो अभी तो कोई निकट भविष्य में चुनाव है नहीं जी। लेकिन कांग्रेस को अपना मजबूत आधार बनाना है। तो मजबूत आधार बनाने के लिए कांग्रेस की ना तो कोई गतिविधियां हैं ना कार्यक्रम है, और जो कार्यक्रम यदा कदा होते भी हैं तो उसमें उसी गुट के लोग आते हैं, जिस गुट के लोग उसका आयोजन करते हैं जी। तो ऐसे में कांग्रेस की गतिविधियां जो है वो अपने तक सीमित रह गई हैं और ब्रजेंद्र सिंह अपनी सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस में तो अपनी टपली अपना राग चल रहा है। अभी तक संगठन का जो स्वरूप है, जो पार्टी दिखाई देनी चाहिए, जो एकजुटता दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, एकजुटता दिखाई भी नहीं दे रही और उसका परिणाम कांग्रेस लगातार भुगत भी रही है। अब सवाल ये कि आखिर कैसे सुधरेंगे वीरेंद्र जी हालात कांग्रेस के? तमाम तौर पर प्रयोग कर लिए गए, चंडीगढ़ में हमने देखा कई बार हाथ भी मिलवा लिए गए, दिल नहीं मिले। क्या कोई संजीवनी मिले, कैसे मिले, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर रह गया आप कांग्रेस के लिए, नहीं तो फिर हंसी का फलसफा बनकर रह जाएगी कांग्रेस। देखिए जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जी, अगर इनको पिक्चर से बाहर कर दिया जाए तो नया नेतृत्व पैदा होगा, नए लोग जुड़ेंगे, गुटबाजी पर अंकुश लगेगा। गुटबाजी तो रहने वाली है क्योंकि जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर है। उनकी महत्वाकांक्षा क्या है? मुख्यमंत्री पद की लड़ाई। वो अभी तक तो सत्ता में आए नहीं, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई तो पहले से ही शुरू है, कांग्रेस में अभी चल रही है। महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं, बिल्कुल होनी भी चाहिए महत्वाकांक्षाएं, लेकिन वो इतनी नहीं हावी हो जाए महत्वाकांक्षा की पार्टी के संगठन पर भी, पार्टी के विघटन की स्थिति पैदा हो जाए, पार्टी के अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाए। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो अभी भी महत्वाकांक्षा रखते हैं, कुमारी शैलजा है उनकी भी महत्वाकांक्षा है, रणदीप सुरजेवाला की भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी है। तो लेकिन देखिए अगर आप जो कांग्रेस में एक परिवारवाद भी चला है, जो बड़े बड़े नेता है वो अपने पुत्रों को आगे कर रहे हैं, इस परिवारवाद में जो कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता है, वो अपने आप को जो है निराश महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि संगठन में उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर आम कार्यकर्ता को महत्व मिलेगा, आम कार्यकर्ता भी ये सोचेगा कि कल को उसको भी टिकट मिल सकती है, उस पर भी टिकट पर उसका उतना ही अधिकार है जितना दूसरे किसी का है, तो आम कार्यकर्ता में एक भावना जाएगी, वो संघर्ष करेगा, वो संघर्ष करके दिखाएगा कि उसको भी कल को पार्टी, उसकी संभावनाएं उसकी उज्जवल हैं, वो भी पार्टी उस पर दाव लगा सकती है। लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ताओं को लगता है कि उसकी तो कोई सुनवाई होनी नहीं है। जो बड़े बड़े नेता है या उनके जो पुत्र हैं या उनके द्वारा जो समर्थित लोग हैं, टिकट तो उनको ही मिलना है। तो संगठन में भी ऐसे लोगों को महत्व मिलना है। अगर हाँ देखिए अब जो संगठन के पदाधिकारी बनाए गए, जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, बाकी अन्य पदाधिकारी तो बनाए नहीं गए, जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उस पर किसी ना किसी नेता की छाप है। कहने को तो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने बनाए, लेकिन ये राहुल गांधी की पसंद नहीं है, उनको तो फीडबैक दिया गया है, जो किसी ना किसी नेता की पसंद के लोग ही बनाए गए। आम कार्यकर्ताओं से बनाए जाते तो कार्यकर्ताओं को भी लगता कि उनका भी नंबर आ सकता है, आम कार्यकर्ता राहुल गांधी की पसंद है, लेकिन ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। तो ऐसे में निकट भविष्य में भी कांग्रेस कोई एकजुट होगी या कांग्रेस ने कोई सबक सीखा है, ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ इसी बात पर निर्भर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष का वातावरण होगा, सत्ता विरोधी लहर होगी और जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुन लेगी, कांग्रेस को सत्ता सौंप देगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो सौंपेगी कैसे जब आप ही एकजुट नहीं है, आपके अंदर ही डिसिप्लिन नहीं है, तमाम बड़े सवाल हैं। देवेंद्र, कब तक उम्मीद करें कि हाँ कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर एकजुट होती नजर आएगी? क्या कुछ उम्मीद बाकी है अभी? देखिए सौरभ, एक साल पहले अक्टूबर में, अभी 13 महीने हो गए हैं, अक्टूबर 2024 में कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, उम्मीद थी, दावे की जा रहा, सरकार नहीं बनी। अब एक साल 13 महीने हो गए हैं,
13 महीने में पार्टी एकजुट होकर के जनता के मुद्दे उठाती, सरकार को मजबूर करते कि आपने जो चुनावी वायदे किया उसको पूरा करो, एकजुट नजर आते, मीडिया में लोगों में छवि बनाते हैं कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख रही है। 11 साल मेरे को लगता है सीखने में कम पड़ गए। और एक बात सौरभ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, राहुल गांधी 3 साल से, प्रियंका गांधी भी कह रही है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, संगठन में भी, विधानसभा चुनाव में भी कानून लाने की बात कर रहे हैं। कानून तो बीजेपी लाई, हालांकि अभी पूरी तरह नहीं हुआ। 33% आरक्षण महिलाओं को, युवाओं को देने की बात कर रहे थे। 12 अगस्त को जो 32 जिलाध्यक्ष बने, 33 अब बनाया 3 दिन पहले पानीपत का शहरी का, 33 जिलाध्यक्ष में एक ही महिला है, सिर्फ एक ही महिला 33% आरक्षण की बात करते हैं। और बताता हूं, आज पानीपत में जो इंदिरा गांधी जयंती का कार्यक्रम था, उसमें मैंने देखा एक महिला, वो भी कोई नई महिला थी, जो महिलाएं थी सब पार्टी छोड़ गई जी। पानीपत में 8-10 महिलाएं होती थी, पानीपत की जिला यूनिट में कांग्रेस की, संघर्ष में भी साथ थी। आज मैंने देखा सिर्फ एक कोई महिला, एक कोई लड़की थी, वो भी नहीं, मतलब कोई महिला पार्टी में नहीं है, जिसके लिए पार्टी 33% आरक्षण की बात 3 साल पहले से कर रही है। तो पार्टी की ये स्थिति है। मैं तो ये कहूंगा, मेरे को लगता है जिस तरीके से दोनों जिलाध्यक्ष ने आज इंदिरा गांधी की जयंती मना पाए, इंदिरा गांधी वैसी नेता थी जैसे आज मोदी जी हैं। देश दुनिया में उनका प्रभाव, नाम, चमत्कारी नेता है। तो मेरे को लगता है कांग्रेस अभी गड्ढे में पड़ी है। बिल्कुल महेश, अब आगे क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? व्यक्ति विशेष की तरफ झुकाव कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का है, शीर्ष नेतृत्व के पास भी कोई विकल्प नहीं है। क्या आने वाले समय में कोई विकल्प के तौर पर नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर, जिसको शीर्ष नेतृत्व आने वाले समय में उस पर स्टेक लगा सकता है, दांव लगा सकता है? हाँ, ये कहा जा सकता है कि नहीं, इसका विकल्प ये होगा, ये पार्टी को उबारेगा। देखिए, मुझे लगता है कि विकल्प इन नेताओं के चेहरों में अगर कांग्रेस पार्टी तलाशने की कोशिश करेगी, 3 या 4 चेहरे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, और इसके अलावा अगर किसी नेता में संभावनाएं कांग्रेस पार्टी तलाशने की कोशिश करेगी, मुझे लगता है कि वो बेमानी साबित होने वाला है। अभी अगर कुछ कांग्रेस पार्टी कर सकती है फॉर द टाइम बीइंग, इस संकट से उभरने का अगर कोई एक रास्ता है, तो वो सिर्फ एक ये रास्ता बनता है कि नेताओं को बीच से हटाकर जिलाध्यक्षों को डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो पार्टी आला कमान से ली जाए। पार्टी आला कमान ही आदेश जारी करे, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और किस पैरामीटर्स पर करना है, किन पैरामीटर्स पर करना है। मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट रिपोर्टिंग ही कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में जिंदा रख सकती है, वरना अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और अगर इन्हीं नेताओं के बूते, जिस तरीके से हमने बीते विधानसभा चुनाव में देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ही सारी शक्तियां निहित थी, वर्चस्व सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का देखने को मिला। अगर 2029 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी अगर ये वर्चस्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में ही बना रहा, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गैर जाट जो वोटर है उसको आकर्षित करना कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी होगा। और अगर नेतृत्व एक परिवार के हाथ में, एक व्यक्ति विशेष के हाथ में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में अगर सीमित रहा, तो गैर जाट वोटर्स को साधना कांग्रेस पार्टी के लिए मुमकिन ही नहीं होगा। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, जातीय समीकरण, संतुलन, आंतरिक सुधार, पार्टी में किस तरफ सबसे ज्यादा खामी देखते हैं कि इस पर अगर काम करा जाए तो पार्टी आगे, खेवनहार पार्टी को कोई ना कोई मिल जाए और पार्टी की नई अपार हो पाए? जिस तरह देखिए कुथुर यही कह रहे थे कि पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं है, युवा वर्ग का जो साथ जोड़ने की बात है, जो नए मतदाताओं को जोड़ने की बात है, वो कांग्रेस उसमें पीछे है। कांग्रेस के मतलब प्रति कोई लोगों का आकर्षण नहीं है। जब तक अपनी आप विचारधारा के प्रति, अपनी कार्य पद्धति के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं पैदा करेंगे, लोग आपसे जुड़ाव कैसे करेंगे? लोगों के सुख दुख में शरीक नहीं होंगे, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उड़ाएंगे, तो मतलब लोग आपके साथ जुड़ेंगे कैसे? तो कांग्रेस को रचनात्मक कामों के साथ भी जुड़ना है, संघर्ष भी करना है सड़क पर आकर। तो कांग्रेस को अपने संगठन का विस्तार भी करना है। जिला अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस में जो गतिशीलता आनी चाहिए थी वो आ नहीं पाई, और नए संगठन का भी विस्तार नहीं हुआ। अभी ब्लॉक स्तर पर भी आपने अपनी कार्य का विस्तार करना है, तो कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, संगठन के स्तर पर भी, संघर्ष के स्तर पर भी, और धरातल पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ड्राइंग रूम तक अगर कांग्रेस सीमित रहेगी तो कांग्रेस का उद्धार नहीं होने वाला। अब कांग्रेस की असली परीक्षा राज्यसभा चुनाव पर है जो अगले वर्ष होने वाले हैं, तो उसमें एक सीट खाली होगी, तो कांग्रेस को एक सीट की अपनी एकजुटता बनाए रखनी है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी किस तरह से इन चुनौतियों से उबर पाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।